नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 14 दिसंबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सर्वप्रथम सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो आज पहला जो टॉपिक है, नई दुनिया के विकार की थाह लेना। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे जो अमेरिकी वापसी हुई थी अफगानिस्तान से, तो वैश्विक राजनीति पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के लोकतंत्र में डायस्टोपिया देखना। यानी डायस्टोपिया क्या है? इसका मतलब है कि तबाह देश के रूप में। तो इसमें जैसे यूटोपिया सुना होगा आदर्श राज्य के रूप में, तो उसी का ही कह सकते हैं विलोम शब्द डायस्टोपिया है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में और सूचकांक में कैसे भारत कम हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सब की चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक है निर्भरता के बजाय लिंक बनाने के लिए वैश्विक गेटवे। तो यानी भारत वैश्विक गेटवे के साथ साझेदारी कर रहा है और यूरोपीय संघ द्वारा शुरू की गई यह नई परियोजना है वैश्विक गेटवे। फिर चौथा टॉपिक होगा जलवायु परिवर्तन पर घरेलू सच्चाई। तो यह जो जलवायु परिवर्तन पर लोग जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, उस पर हम लोग इसकी घरेलू सच्चाई क्या है उस पर चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, इसमें उत्तर संरचना की बात करेंगे। 2 प्रश्नों को देंगे, उसको आप लोग लिख करके अभ्यास जरूर करें। तो अब बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर, कह सकते हैं नई दुनिया के विकार की थाह लेना। ये पेज नंबर 6 पे आया हुआ है, इसको आईआर के अंतर्गत डाल सकते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो यह अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के लिए आंका गया है कि एक ऐसा विकास जिसका वैश्विक राजनीति पर दूरगामी प्रभाव है। तो क्या दूरगामी प्रभाव होगा? तो वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो अमेरिका के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण 3 प्रतिद्वंदी हैं, जैसे ईरान, चीन और रूस। तो यह तीनों लगातार अमेरिका की जो शक्तिशाली स्थिति है उसको हटाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या अमेरिका का यह फैसला शीत युद्ध के खात्मे के बाद भू राजनीतिक मोर्चे पर उसकी सबसे बड़ी भूल है? यह कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी एशिया में क्षेत्रीय भू राजनीति और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके प्रतिस्पर्धियों के बीच महान शक्ति प्रतियोगिता को कैसे आकार देगी। यानी अभी यहां कहना मतलब कह सकते हैं कि फाइनल निर्णय पर हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अभी भी अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। लेकिन यह निश्चित रूप से उन घटनाओं में से एक है जिसका वैश्विक राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। पिछले दशक या उससे पहले की अमेरिकी सरकारें निरंतर चलने वाले युद्धों को विराम देना चाहती थी। तो यह जितने भी युद्ध अमेरिका ने किए, क्या उन सब में अमेरिका सफल रहा? तो यहां पर महत्वपूर्ण बात यही आ रही कि अमेरिकी वापसी के बारे में 2 नैरेटिव्स हैं। एक यह है कि अमेरिका अपनी मर्जी से देश से बाहर निकला, क्योंकि वह अपनी विदेश नीति में एक बड़ा पुनर्गठन कर रहा है। और यह तर्क 1975 में वियतनाम से अमेरिकी पीछे हटने और इस साल अफगानिस्तान से पीछे हटने के बीच किसी भी तुलना को खारिज करता है। यानी वियतनाम से भी अमेरिका पीछे हटा था, फिर वही गलती अफगानिस्तान के संदर्भ में कर दिया। और दूसरा यह है नैरेटिव कि अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध जीतने में विफल रहा और वियतनाम के मामले की तरह देश से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसमें यही बात की जा रही है कि अमेरिका चीन पर केंद्रित होना चाह रहा है और अपनी विदेश नीति में जो पुनर्विन्यास चला रहा है उससे निश्चित रूप से अफगान वापसी में एक भूमिका निभाई है। लेकिन यह इस तथ्य को स्पष्ट नहीं करता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक शक्ति 20 साल तक तालिबान से लड़ने के बाद भी अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्ध जीतने में विफल रही है। अब इसको इतिहास में अगर हम बात करते हैं, अगर कमजोर ताकतों के हाथों सैन्य असफलताओं को सामना करने वाली महाशक्तियां कमजोर नहीं तो महान शक्ति थकान की धारणा पैदा करेंगी। यानी कह सकते हैं कि नो डाउट
अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन कहीं न कहीं अरुचि पैदा हो रही है, कहीं न कहीं उसकी शक्ति में कमजोरी आ रही है। तो इतिहास में इसके पर्याप्त उदाहरण हैं, जैसे ब्रिटेन को पश्चिम एशिया कभी वापस नहीं मिला। यानी कह सकते हैं कि ब्रिटेन, जिसकी शाही गौरव द्वितीय विश्व युद्ध के साथ समाप्त हो गया, को उस वास्तविकता के साथ आने में समय लगा और फ्रांस द्वारा शामिल होकर इसने 1956 में स्वेज में इजराइल के दुस्साहस का समर्थन किया, जिसे केवल यूएस और सोवियत संघ ने अस्वीकार कर दिया। तो सैन्य प्रगति करने के बावजूद एंग्लो फ्रांसीसी इजराइल सैनिकों को मिस्र के स्वेज और सिनाई से पीछे हटना पड़ा। तो एक ऐसा विकास जिसे कई इतिहासकार मानते हैं कि इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव का अंत हुआ। फिर इसी तरह से 70 के दशक में वियतनाम से अमेरिका की वापसी को मॉस्को में शीत युद्ध में पश्चिमी ब्लॉक के लिए एक कमजोर क्षण के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर यही बात आती है, चूंकि इसने सोवियत संघ को और अधिक आक्रामक तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया और 1978 में सोवियत संघ द्वारा समर्थित कम्युनिस्टों ने काबुल में सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक साल बाद मॉस्को ने अफगानिस्तान में सेना भेजी, तख्ता पलट किया और काबुल के राष्ट्रपति महल में एक सहयोगी स्थापित किया। लेकिन फरवरी 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी मुजाहिदीन और इस्लामवादी छापामारों को हराने में विफल रहने के बाद, जिन्हें यूएस, सऊदी अरब और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था, ने सोवियत सत्ता को एक घातक झटका दिया। महीनों के भीतर पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन लड़खड़ाने लगा। अंततः सोवियत संघ विघटन की ओर अग्रसर हो गया। तो यही हम कह सकते हैं कि इतिहास गवाह है, तो वही स्थिति कहीं अमेरिका की भी ना हो जाए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका अपनी महाशक्ति की स्थिति के लिए तत्काल खतरे का सामना कर रहा है। दुनिया के 2 विशाल महासागरों और निश्चित सीमाओं और इसकी कमान के तहत एक महाद्वीप तक निर्बाध पहुंच के साथ अमेरिका 1956 के यूके 1989 के सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और चुस्त दुरुस्त है। तो ऐसे में अमेरिका को अभी पूरी तरह से खत्म करना अभी लोगों के लिए यह एक सपना है। लेकिन अमेरिका की क्षमता का क्रमिक क्षरण दूर दराज के क्षेत्रों में भू राजनीतिक परिणामों को आकार देने से पहले ही अमेरिकी एक ध्रुवीयता की संरचना हिल गई है, यानी धीरे धीरे यह कमजोर हो रहा है। आपने देखा होगा खाड़ी युद्ध, इराक, लीबिया, सीरिया, यूक्रेन के मामले में हर जगहों पर अमेरिका को मात मिल रही है, यानी विफल हो रहा है। चाहे अफगानिस्तान में 20 साल तक संघर्ष के बाद वापसी यानी सफल नहीं रहा, तो रूस में, जैसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को लेने से नहीं रोक सका, कौन? अमेरिका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तालिबान की सत्ता में वापसी या कहीं ना कहीं महान शक्ति की थकान की इस धारणा को मजबूत किया है और अमेरिका के प्रतिद्वंदियों को यूएस केंद्रित नियम आधारित आदेश को खुले तौर पर चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो अफगानिस्तान से अपनी वापसी के लगभग 4 महीने के बाद अमेरिका पहले से ही अपने 3 प्रतिद्वंदियों से गहन भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना, और वह 3 प्रतिद्वंदी कौन है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रूस, ईरान और चीन, दक्षिण चीन सागर। तो दक्षिण चीन सागर पर चीन की पूरी तरह से, और इसके साथ साथ वह अमेरिका के खिलाफ लगातार वह स्टेटमेंट देता रहता है। तो रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर 1,75,000 सैनिकों को जमा कर दिया है। उसी तरह से ईरान, जिसने ट्रंप प्रशासन द्वारा 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका को एक तरफा रूप से वापस लेने के बाद अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। तो ऐसे में फिर से अमेरिका ईरान से बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान पूरी तरह से यहां बार्गेनिंग की स्थिति में है। अगर ऐसी बात हो जाती है तो जैसे जापान पे परमाणु बम गिराना पड़ा था, लेकिन ईरान पर बिना किसी हमले के ही एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हो जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कहीं ना कहीं अमेरिका की स्थिति पर आघात पहुंचेगा। तो यह 3 प्रतिद्वंदी महत्वपूर्ण है। और चीन की बात ही कहना क्या, तथाकथित ताइवान वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में लगभग साप्ताहिक आधार पर दर्जनों लड़ाकू जेट भेज रहा है, खासकर साउथ चाइना सी में। तो इस तरह से अमेरिका को अब कठिन विकल्पों का सामना
करना पड़ रहा है। एशिया की धुरी ने कहीं और अमेरिका के विकल्पों को सीमित कर दिया है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यूरोप में अगला सैन्य कदम उठाने से रोकने के लिए अमेरिका क्या कर सकता है? बिडेन ने यूक्रेन को लेकर रूस के साथ सैन्य टकराव की संभावना से इनकार किया है। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन 2014 में क्रीमिया के कब्जे के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने पुतिन को और सैन्य कदम उठाने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि आर्थिक प्रतिबंध अगर लगता है तो रूस और चीन में काफी नजदीकी बढ़ेगी, तो यूरेशियन साझेदार को मजबूत करेंगे, जिससे यूएस शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी हितों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देख रहा है। जहां तक ईरान का संबंध है, यदि अमेरिका पहले पलक झपकाता है और प्रतिबंध हटाता है तो इसे कमजोरी के एक और संकेत के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से अफगानिस्तान की वापसी और पश्चिम एशिया में आकार में कमी से यही पता चलता है कि अमेरिका का रणनीतिक ध्यान चीन की ओर स्थानांतरित हो, और हम आदर्श रूप से यही कह सकते हैं कि अमेरिका एक और संघर्ष में शामिल होना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि नए शीत युद्ध के ढांचे आकार ले रहे हैं और यह कठोर शक्ति का उपयोग करने की अनिच्छा की व्याख्या करता है। लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका ने जो अनिर्णायक युद्ध लड़े, उससे जुड़ी महान शक्ति में जो हरास हुआ है, उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों ने के लिए एक कह सकते हैं कि अवसर खोल दिया है, जो अपने प्रभाव को अधिकतम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि चीन और रूस इस पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी एक ध्रुवीयता के कुछ अज्ञात में इस संक्रमण ने अमेरिका को एक रणनीतिक दुविधा में डाल दिया है। क्या उसे चीन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अगले द्विध्रुवीय प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार करना, या उदारवादी व्यवस्था के वैश्विक पुलिसकर्मी के रूप में कार्य करना जारी रखे, जिस पर कई मोर्चों से हमले हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे लेख की ओर। पेज नंबर 16 पे आया हुआ है, इसको पॉलिटी से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जीएस के पेपर सेकंड में। सीइंग डायस्टोपिया इन इंडियाज डेमोक्रेसी, यानी भारत के लोकतंत्र में डायस्टोपिया देखना। डायस्टोपिया का मतलब एक तबाह देश, यानी यूटोपिया का ही यह विलोम है। यूटोपिया मतलब एक आदर्श राज्य के रूप में। तो लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के प्रति राज्य का लगाव भारतीयों के लिए एक पूर्ण जीवन की चिंता से मेल नहीं खाता है, क्योंकि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार के साथ बहुदलीय चुनाव वाला लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हालांकि यह मान्य अवलोकन है, मूल्यांकन आंशिक मूल्यांकन पर आधारित है। और दोस्तों, 10 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन द्वारा आयोजित द समिट फॉर डेमोक्रेसी में कहा कि भारत को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने और सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने में विशेषज्ञता साझा करने में खुशी होगी। और इसी में ही महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र ने 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस घोषित किया है, और इसकी वेबसाइट पर एक प्रविष्टि में यही कहा गया कि यह दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। तो ऐसे में भारतीय लोकतंत्र की अगर हम समीक्षा करते हैं तो भारत में नित्य आ रही चुनौतियों के मद्देनजर लगता है कि हमें वार्षिक रूप से मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस उत्सव की जगह इनसे निपटने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें एक उपयुक्त मानदंड अपनाने की आवश्यकता है। तो यह आंशिक मूल्यांकन क्या है? तो हम यही कह सकते हैं औपचारिक रूप से कि भारत एक लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सार्वभौमिक मताधिकार के साथ बहुदलीय चुनाव होते हैं, जो केवल एक आयु प्रतिबंध के अधीन होता है। तो भारत में लोकतंत्र के मूल्यांकन में अक्सर यही देखा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चुनाव के बाद सरकार में सुचारू परिवर्तन, एक स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका के अस्तित्व और कानून की अदालतों में न्याय संगत नागरिकता स्वतंत्रता की गारंटी के लिए आगे की सराहना की जाती है। लेकिन यह एक मान्य अवलोकन है। मूल्यांकन आंशिक मूल्यांकन पर आधारित है। अगर आंशिक मूल्यांकन को आधार बनाकर देखा जाए तो एक हद तक यह सामाजिक आर्थिक परिणामों की चिंता किए बिना सरकार की स्वयं की प्रशंसा करने का रास्ता दिखाती है। यह एक अत्यधिक सुंदर भवन को निहारने के समान है, जिसके निवासियों की मनः स्थिति के बारे में कोई ज्ञान ना हो।
दुनिया के अनेक लोकतंत्रों के रूप अलग अलग दिखाई देते हैं। उदाहरण के रूप में हम नागरिकों द्वारा दिए गए जीवन संतुष्टि के स्तरों को पैमाने के रूप में ले सकते हैं। इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि यह लोगों की धारणाओं पर आधारित है और यह सबसे ज्यादा मायने रखती है क्योंकि इसमें उनकी जरूरतों के लिए सरकार की जिम्मेदारी भी शामिल है। तो इसी तरह से 2020 के हैप्पीनेस इंडेक्स में 153 देशों के सर्वेक्षण में भारत का 144वां स्थान है। तो यह एक कह सकते हैं कि गिरावट के रूप में कह सकते हैं। हमें विश्व सूचकांक में इसके स्थान और इसकी गिरावट के कारण और दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन दिनों हमारे लोकतंत्र में लोगों के जीवन की संतुष्टि पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा पहले नहीं होता था। जनता के साथ अपने जुड़ाव में इस कसौटी को मानने वाले दो नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 15 अगस्त 1947 के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता का लक्ष्य ऐसी संस्थाएं बनाना बताया था जो हर पुरुष और महिला को न्याय और जीवन की पूर्णता दे सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वादा नहीं किया था कि सरकार इन संस्थानों का निर्माण करेगी। वह भली भांति जानते थे कि लोकतंत्र आंकड़ों का खेल नहीं है, यह लोगों से संबंधित है। अतः वे संस्थाएं जो व्यक्तियों को पूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाती हैं, स्वयं लोगों द्वारा निर्मित की जाती हैं। 1960 के अमेरिका ने जन क्रांति के माध्यम से आए 3 मुख्य बदलाव देखे थे। यही कारण है कि जनता द्वारा लाए गए परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित संस्थाएं महत्व रखती हैं। इसमें सरकार की भी भूमिका होती है। कानून की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि वह स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयत्न न करे और इसमें तब बदलाव लाए जब ऐसा करने की जरूरत महसूस हो। तब देश का विकास कैसा हो? तो देश के विकास के लिए सरकार के साथ साथ क्षमतावान और समर्थ व्यक्तियों को भी आगे आना बहुत जरूरी है। सशक्तिकरण के लिए कट्टरपंथी दृष्टिकोण स्व सहायता के महत्व पर सही ढंग से जोर देते हैं, परंतु इस बात को भी मानना जरूरी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी क्षमताओं के लिए व्यक्ति स्वयं में पर्याप्त नहीं होता है। इसमें राज्य की सहायता की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक रूप से भारत की जाति प्रथा ने समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा और भारत में व्यक्तिगत या निजी पहल ने निर्माण क्षमताओं पर सीमित प्रभाव डाला था। इन सब को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने यह सूचकांक मानव विकास सूचकांक जारी किया और इसके मुख्य तत्व थे स्वास्थ्य और शिक्षा। तो भारत का स्थान इस सूचकांक में बहुत खराब है। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है क्योंकि भारत का 189 देशों में 129वां स्थान है। अब बात आती है उपेक्षा और दमन की। तो भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का निर्वहन भारतीयों के जीवन को संपूर्णता देने के लक्ष्य से मेल नहीं खाता है। स्वास्थ्य की उपेक्षा और निवेश की कमी के चलते आज देश में स्वास्थ्य आपातकाल की खस्ता हाल है। कोविड-19 में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोग मारे गए और उस पर आपने देखा होगा कि बाद में आंकड़े आते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। ऐसे में यह अगर उस पर बात किया गया तो सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की। हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक चिकित्सक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिस्तरों की कमी बताने पर धमकाया गया। तो यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि डायस्टोपिया की कल्पना यानी एक तबाह देश की ऐसी जगह के रूप में की गई थी जहां लोग एक सत्तावादी सरकार की चौकस आंखों की निगरानी में स्वयं की रक्षा करने के प्रयास में बहुत पीड़ित अनुभव करते हैं। तो डायस्टोपिया का मतलब क्या है कि एक डायस्टोपिया एक भविष्य के समाज का काल्पनिक प्रतिनिधित्व है जिसकी विशेषताएं अवांछनीय हैं। यानी डायस्टोपियन कल्पना अक्सर शासक वर्ग के विशेषाधिकारों और मजदूर वर्ग के नीरस अस्तित्व के बीच की विपरीत परिस्थितियों को आकर्षित करती हैं। तो यह जो है क्या आज भारत की स्थिति से अधिक दूर है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 पे आया हुआ है संपादकीय पृष्ठ पे, ए ग्लोबल गेटवे टू क्रिएटिंग लिंक्स नॉट डिपेंडेंसी। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। यानी निर्भरता के बजाय संबंध बनाने के लिए वैश्विक गेटवे, यानी अपनी नई ग्लोबल गेटवे रणनीति के साथ यूरोपीय संघ दिखा रहा है कि वह निवेशकों, भागीदारों और लोगों की सहायता
कैसे कर सकता है। तो यह वैश्विक गेटवे है क्या ग्लोबल गेटवे? तो ग्लोबल गेटवे लोकतांत्रिक मूल्यों और उच्च मानकों, सुशासन और पारदर्शिता, समान भागीदारी, हरित और स्वच्छ, सुरक्षित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र के निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए निवेश बढ़ाने के बारे में है। ग्लोबल गेटवे 2018 ईयू एशिया कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी जापान और भारत के साथ हाल ही में संपन्न गेट कनेक्टिविटी पार्टनरशिप की उपलब्धियों के साथ साथ वेस्टर्न बाल्कन, ईस्टर्न पार्टनरशिप और सदर्न नेबरहुड के लिए आर्थिक और निवेश योजनाओं पर आधारित है। यह संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा है और इसके सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस समझौतों के साथ ही पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यूरोपीय संघ न केवल भागीदारों के लिए ठोस वित्तीय स्थितियों की पेशकश करेगा, अनुदान, अनुकूल ऋण और बजटीय गारंटी को जोखिम रहित निवेश और ऋण स्थिरता में सुधार करेगा। तो इसमें प्रमुख तथ्य यही है कि इस साल मई में पोर्टो में लीडर की बैठक में यूरोपीय संघ और भारत ने डिजिटल ऊर्जा, परिवहन और लोगों से लोगों के क्षेत्रों में हमारे सहयोग का विस्तार करते हुए कनेक्टिविटी पार्टनरशिप को अपनाया है। तो इस तरह से हमारी साझेदारी दोनों क्षेत्रों के लाभ के लिए पारदर्शिता, स्थिरता, समानता और समावेशिता पर केंद्रित है, ताकि निर्भरता नहीं बल्कि लिंक बनाया जा सकते। यानी भारत अब यूरोपीय संघ पर निर्भर नहीं रहेगा, भारत संबंध बनाकर आगे बढ़ेगा। तो क्या मौजूद है और अधिक? भारत के साथ यूरोप का पहले से स्थायी बुनियादी ढांचे पर एक मजबूत सहयोग चल रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यूरोपीय निवेश बैंक, जिसे ईआईबी कहते हैं, 1993 से ही देश में महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित 4.31 बिलियन यूरो से अधिक का वित्त पोषण किया है। और नए संचालन में अगर बात की जाए, जो कि अभी पाइपलाइन में है, जैसे शहरी मेट्रो सिस्टम के लिए ईआईबी निवेश में आगे आ रहा है। यूरोपीय संघ पूरी दुनिया में इसी भावना से कार्य कर रहा है। इस साल की शुरुआत में यूरोपीय संघ और ब्राजील ने हमारे दो महाद्वीपों के बीच टेराबाइट डेटा को तेजी से और अधिक सुरक्षित रूप में ले जाने के लिए एक नए फाइबर ऑप्टिक केबल का भी उद्घाटन किया। यह यूरोप और लैटिन अमेरिका के वैज्ञानिकों को जलवायु मॉडलिंग से लेकर आपदा न्यूनीकरण तक के मुद्दे पर एक साथ काम करने में मदद कर रहा है। तो इस तरह से यह देख सकते हैं। इसी तरह से अफ्रीका के संदर्भ में अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते ही ईआईबी और फ्रांस, स्पेन, जर्मनी की सहयोग एजेंसियां ऊर्जा, परिवहन और डिजिटल क्षेत्रों में वित्त के लिए परियोजनाओं की पहचान के लिए टोगो में यूरोपीय आयोग में शामिल हुई। और मिशन के दौरान ईआईबी ने महामारी से उबरने और अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र से विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अफ्रीकी छोटे और मध्यम व्यवसायों का समर्थन करने के लिए 100 मिलियन क्रेडिट ऑफलाइन यूरो पर हस्ताक्षर किया है। किसने? ईआईबी ने। और यूरोपीय संघ का कहना है कि कोई कर्ज जाल नहीं है। जैसे चीन है, वह जो है डेप्ट कूटनीति अपना रहा है, डेप्ट डिप्लोमेसी, कर्ज कूटनीति कहते हैं। कर्ज देने के बाद फिर उस देश पर अपना जो है कब्जा हासिल करना चाहता है। लेकिन यूरोपीय संघ इस तरह की बात को नहीं कह रहा है। यूरोप अत्यधिक निर्भरता को कम करना चाहता है और कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन जैसे क्षेत्रों में अधिक स्वायत्त होना चाहता है। और उसका यही कहना है कि यदि हमारे सभी भागीदारों के पास अपने निवेश निर्णय लेने के लिए विकल्प हैं तो हमारी स्वायत्तता मजबूत होगी। यूरोप को कनेक्टिविटी चुनौती में महारत हासिल करने के लिए उसे न केवल सिद्धांतों और रूपरेखाओं की आवश्यकता है, बल्कि पर्याप्त संसाधनों और स्पष्ट प्राथमिकताओं की भी आवश्यकता है। तो इस तरह से ग्लोबल गेटवे 2021 और 27 के बीच वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी फंड में 300 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश जुटाएगा और जलवायु और डिजिटल संक्रमण के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान को भी वित्त पोषित करेगा। और एक निर्यात ऋण सुविधा, बेशक निजी क्षेत्र पूंजी बुनियादी ढांचे में निवेश का सबसे बड़ा स्रोत बनी रही है। यही कारण है कि हम सदस्य राज्य स्तर पर मौजूदा निर्यात ऋण व्यवस्था के पूरक के लिए एक यूरोपीय निर्यात ऋण सुविधा स्थापित करने की भी संभावना तलाश रहे हैं। और यह तीसरे देश के बाजारों में यूरोपीय संघ के व्यवसायों के लिए अधिक स्तरीय अवसर सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जहां उन्हें तेजी से विदेशी प्रतिस्पर्धा के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिन्हें उनकी सरकारों से बड़ा समर्थन प्राप्त होगा। और दूसरा, प्राथमिकताओं पर ग्लोबल गेटवे ने कई प्रमुख परियोजनाओं की पहचान की है। इसमें ईयू
LAC डिजिटल अलायंस के हिस्से के रूप में बेला यानी बिल्डिंग द यूरोप लिंक टू लैटिन अमेरिका केबल का बाकी लैटिन अमेरिका तक विस्तार शामिल है। पूर्वी साझेदारी और पश्चिमी बाल्कन देशों के साथ परिवहन लिंक में सुधार के लिए ट्रांस यूरोपियन नेटवर्क का विस्तार में वृद्धि। अफ्रीका में नए रणनीतिक परिवहन गलियारों के समर्थन के साथ यूरोपीय संघ उप सहारा अफ्रीका के लिए 2.4 बिलियन यूरो और उत्तरी अफ्रीका के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय हाइड्रोजन के उत्पादन का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन यूरो से अधिक का अनुदान जुटाएगा, जो यूरोपीय संघ की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। स्वच्छ ऊर्जा की अनुमानित मांग और ऐसा करने के लिए भागीदारों की मदद भी करना है। तो इस तरह से निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ग्लोबल गेटवे यह प्रदर्शित करने के बारे में है कि कैसे लोकतांत्रिक मूल्य निवेशकों के लिए निश्चितता, निष्पक्षता, भागीदारों के लिए स्थिरता और दुनिया भर के लोगों के लिए दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं, और यूरोपीय संघ और भारत इस प्रयास में अग्रणी हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पे आया हुआ है, यह भी संपादकीय पृष्ठ पर ही है और इसे जीएस के सेकंड पेपर आईआर के अंतर्गत डाल सकते हैं। हाउ ट्रूथ्स ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी इसमें आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन पर घरेलू सच्चाई क्या है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर सरकार जो कहती है, घर पर क्या करती है, इसके बीच काफी अंतर है। तो जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों के सम्मेलन के 26वें सत्र में विकसित देश जो कि जीवमंडल के विनाश के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार बने हुए हैं ने कम विकसित लोगों को डराने धमकाने की अपनी सामान्य रणनीति का सहारा लिया, यानी पूरा ठीकरा विकासशील देशों या कम विकासशील देशों पर डाल दिया। तो दुनिया को प्रभावित करने वाले जलवायु संकट के कारणों को यूएस और उसके विकसित देश सहयोगी के नेतृत्व में वैश्विक पूंजीवाद द्वारा लाभ को अधिकतम करने के लिए लापरवाह अभियान में पाया जा सकता है। इस तरह से कह सकते हैं कि इन मीटिंगों में यह भाग ही सिर्फ लेते हैं, उस पर क्रियान्वयन नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारी राशि की आवश्यकता होती है और जो कि यह विकसित देश देने के लिए आनाकानी करते हैं। एक आंकड़े के आधार पर देख सकते हैं कि अमेरिका, रूस, यूके, जापान और कनाडा में दुनिया की आबादी का मात्र 10% हिस्सा है, लेकिन संचयी उत्सर्जन का 39%, जबकि चीन, भारत और ब्राजील, इंडोनेशिया में दुनिया का 42% आबादी है, लेकिन संचयी उत्सर्जन का सिर्फ 23%। तो इस तरह से इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में यह विकसित देश पूरा ठीकरा इन विकासशील देशों पर डाल देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि इन देशों की बृहद जनसंख्या, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि उत्सर्जन में इन 10% और वो लोग कितने हैं, 42% हैं, और वह जो है उत्सर्जन कितना कर रहा है, 39%, जबकि यह 42% आबादी मात्र 23% कर रही है। तो इस तरह से इस विकासशील देशों को भी एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि इन विकसित देशों को बताया जाए। इसके लिए स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि विकसित दुनिया की साम्राज्यवादी मानसिकता का विरोध करने के अलावा हमें विकासशील देशों की सरकारों की आंतरिक नीतियों को भी देखना होगा। इसमें अधिकांश सरकारें प्राकृतिक और राष्ट्रीय संसाधनों के पूंजीवादी विनियोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। उदाहरण के लिए भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल ने कोयले के उपयोग के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं के लिए ग्लोबल नॉर्थ की जो मांगे हैं, जीवाश्म आधारित ऊर्जा आवश्यकताओं के उपयोग पर संप्रभु निर्णयों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत हो सकती है। लेकिन भारत में सरकार की कोयला उपयोग नीति कोयला सहित खनिज संसाधनों को कारपोरेट क्षेत्र को सौंपने के अपने दृढ़ संकल्प से यह प्रेरित है। यहां तक कि भारत अपने उत्सर्जन नियंत्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा की तरफ जाने का दावा कर रहा है और यह कोयला उद्योगों का निजीकरण भी कर रहा है, कोयला खदानों की नीलामी कर रहा है और अंतिम उपयोग की गारंटी के बिना ओपन कॉस्ट खानों को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन व्यवसायीकरण और निर्यात के लिए। तो इस प्रकार ग्लासगो मंच पर भारत का शासन जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारियों पर विकसित देशों की आक्रामकता के खिलाफ लड़ते हुए एक विकासशील देश का ताज पहनता है, लेकिन घरेलू नीतियां घरेलू विदेशी पूंजी के हितों को दर्शाती है। कोयले का उपयोग लाभ के लिए एक वस्तु के रूप में किया जाता है और किसी भी विकास उद्देश्यों के लिए जरूरी नहीं। तो यह 140 से अधिक देशों द्वारा 2030 तक वन हानि और भूमि क्षरण को रोकने और उसे उलटने की घोषणा पर एक समान कहानी है और भारत इस आधार पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भूमि उपयोग और व्यापार से जुड़ी घोषणा विश्व व्यापार संगठन के
दायरे में आती है। हालांकि भारत के भीतर कृषि के निगमीकरण की नीतियों को बढ़ावा देना और बड़े कृषि व्यवसायों द्वारा निर्धारित शर्तों पर अनुबंध खेती को प्रोत्साहित करना एक तरह से कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा को यह कमजोर कर रहा है। घरेलू स्तर पर ऐसी नीतियों का अनुसरण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के स्टैंड की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। छोटे जोत स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को समर्थन को पहचानने और विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं हैं। सरकार के लिए सुविधाजनक यही है कि वह इस पर हस्ताक्षर ना करे, क्योंकि वह उन नीतियों का पालन कर रही है जो इन प्रतिबद्धताओं का विरोध करती है। मौजूदा कानूनों और नीतियों में प्रस्तावित कई संशोधनों ने सरकार ने वन समुदायों और विशिष्ट रूप से आदिवासी समुदायों के मान्यता प्राप्त अधिकारों को रौंदते हुए वनों का मुद्रीकरण, निजीकरण, व्यवसायीकरण और यहां तक कि सैन्यीकरण करने के लिए कदम उठाया है। और यह उपाय 2018 के वन संरक्षण अधिनियम संशोधन, खान और खनिज विकास और विनियन अधिनियम 1957 में संशोधन और 1957 के कोयला असर क्षेत्र यानी अधिग्रहण और विकास अधिनियम और प्रतिपूरक वनारोपण निधि नियमों को अपनाने के लिए प्रस्तावित परिवर्तन है। और ये सभी परिवर्तन ग्राम सभाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी भी आवाज से वंचित कर देते हैं, भले ही वे सीधे प्रभावित हों, और वनों को निजी क्षेत्र को सौंपना आसान बनाते हैं। और इन नीतियों ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए वनों के विपणन को बढ़ावा दिया है। 2013 से 19 से अनुमान लगाया गया कि प्राकृतिक वनों में वृक्षों के आवरण का 96% नुकसान हुआ। वहीं दूसरी ओर 2006 के वन अधिकार अधिनियम, जो आदिवासियों और पारंपरिक वन निवासी समुदायों के अधिकारों और कर्तव्यों को मान्यता देता है और दावों की उच्च अस्वीकृति के साथ कमजोर किया जा रहा है। 2015 में पेरिस के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में भारत सरकार ने वादा किया था कि वह 2030 तक 2 बिलियन से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक विकसित करेगा। सरकार ने वनों के पुनर्जनन, वनीकरण अतिरिक्त के लिए एक ग्रीन मिशन की स्थापना की है, लेकिन इस पर यही कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड लक्ष्य को हासिल करने के वादे को पूरा करने के लिए स्वदेशी पेड़ लगाने के लिए 30 मिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, ना कि मोनोकल्चर या वृक्षारोपण जैसे कि वर्तमान में किया जा रहा है। यह जमीन कहां से आएगी? जैसा कि योजना बनाई जा रही है, राष्ट्रीय राजमार्गों या रेलवे पटरियों के किनारे पेड़ लगाना आवश्यक लक्ष्य बहुत छोटा घटक होगा। वर्तमान में वनवासी समुदायों की भूमि को जबरन छीन लिया जा रहा है और वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जा रहा है। ग्राम सभाओं से परामर्श नहीं किया जा रहा है। जहां तक वन नीतियों का संबंध है, उन समुदायों को जिनकी कार्बन उत्सर्जन के लिए कम से कम जिम्मेदारी है, अपनी भूमि और आजीविका से भुगतान करने की पद्धति भारत की जलवायु परिवर्तन रणनीतियों में अंतर्निहित है। तो इस तरह से निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिसे राष्ट्रवादी लड़ाई के रूप में चित्रित किया जाता है और घर पर उसका पालन किया जाता है, के बीच अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो सरकार को निजीकरण में परिलक्षित अपनी कारपोरेट सामर्थक नीतियों को उलट देना चाहिए। इसे वन अधिकार अधिनियम और आदिवासी समुदायों की रक्षा करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर अपने अघोषित युद्ध को बंद करने की आवश्यकता है। वनों की रक्षा करने वालों के सहयोग से ही भारत जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रयासों में वास्तविक योगदान दे सकता है और शेष विश्व के लिए एक उदाहरण बन सकता है। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें हमने 2 प्रश्नों की चर्चा की हुई है। पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की वैश्विक गेटवे रणनीति क्या है? भारत निर्भरता के बजाय संबंध बनाने के लिए यूरोपीय संघ के वैश्विक गेटवे के साथ कैसे साझेदारी कर सकता है? तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको 3 भागों में उत्तर को आपको तोड़ना है। प्रथम में तो आपको भूमिका में यही बताना है कि हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के साथ वैश्विक गेटवे जो कनेक्टिविटी जो परियोजना के बीच समझौता हुआ है, और फिर उसको आपको बताना है कि वैश्विक गेटवे रणनीति है क्या, और इसके साथ साथ इसके जो प्रभाव हैं, इसका महत्व क्या है, इस सब को। तो अब इसको आपको मध्य भाग में इसको 2-3 भागों में तोड़ना, और इसके साथ साथ भारत को यानी इस पर निर्भरता के बजाय इससे संबंध बनाने की आवश्यकता है और कैसे वह साझेदारी कर सकता है। इन सब बातों को बताते हुए निष्कर्षता यही कहा जा सकता है कि यूरोपीय संघ जो यह वैश्विक गेटवे रणनीति है, यह एक तरह से देखा जाए तो यह बार्गेनिंग
नहीं करने वाली यह एक रणनीति है, जैसा कि चीन कर्ज कूटनीति के माध्यम से छोटे छोटे देशों को अपने आगोश में ले लेता है। लेकिन यूरोपीय संघ सभी मध्यम, छोटे, अल्प विकसित सभी देशों को एक साथ लेकर के चलेगा और ऐसे में भारत एक सहयोगी के रूप में भूमिका निभा सकता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के साथ राज्य का कर्मकांडीय लगाव भारतीयों के लिए एक पूर्ण जीवन के अपने निहित लक्ष्य के बारे में जागरूकता से मेल नहीं खाता है। तो यह जो है आपको यहीं पर बताना है, कुछ उदाहरणों के साथ देना है। यानी भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में जो है मतदाता जो है चुनते हैं और भारत में जनता के पास असीम शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र में इस वर्तमान स्थिति में जनता के हितों का ठीक से संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो इन सब बातों को थोड़ा सा आलोचनात्मक लिखते हुए, लेकिन आगे आपको सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना होगा और निष्कर्षता यही आपको बताना होगा कि जो उपरोक्त बातें हैं, जैसे बीच में आप यहां पर थोड़े बहुत आलोचनात्मक, जैसे आप देख सकते हैं कि हैप्पी इंडेक्स में भारत पीछे जा रहा है, मानव विकास सूचकांक में पीछे जा रहा है, तो यह लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। इन सब बातों को बताते हुए अंत में निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि हम इन सब बातों पर अगर ठीक से ध्यान देते हैं, जनता के हितों का संरक्षण करते हैं, यानी डायस्टोपिया की तरफ हम नहीं जाएं बल्कि यूटोपिया की तरफ जाएं। तो कहने का यही मतलब है कि डायस्टोपियन कल्पना से इतर हमें जाना है, यानी शासक वर्ग के विशेषाधिकारों और मजदूर वर्ग के नीरस अस्तित्व के बीच जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उनको डायस्टोपियन कहा जाता है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों को कह सकते हैं, यानी कि सरकार को इस वर्ग के, सामान्य वर्ग के साथ, यानी आम जनता के साथ उसके हितों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ना आवश्यक है। तो इस तरह से निष्कर्ष में लिखेंगे तो यह काफी अच्छा उत्तर निकल कर आएगा। तो इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।